मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पाठ नौकर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में नौकर पाठ को अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, साथ में पूरे पाठ को हम समझ चुके हैं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है निबंध से। हमारा पाठ नौकर निबंध के रूप में है। निबंध से हमारा पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों करवाया। जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो हमने देखा एक दिन कॉलेज के कुछ छात्र गांधी जी से मिलने आते हैं। उनमें से कुछ छात्रों को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बहुत घमंड होता है। उनको लगता है कि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं और इसीलिए उन्होंने जाते समय पूछा कि हमारे लिए अगर कोई कार्य है तो आप जरूर बताइएगा। गांधी जी ने उनकी बात को ताड़ लिया था कि इनको अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व है और इसी बात को समझाने के लिए गांधी जी ने अपने छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे ये शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्यों में संकोच नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। पाठ को पढ़ने के बाद हमने देखा गांधी जी उन सभी कामों को करते थे जो नौकर चाकर कर सकते थे, लेकिन गांधी जी अपना काम स्वयं करना चाहते थे। ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें गांधी जी करना चाहते थे लेकिन उनके नौकर भी इस काम को कर सकते थे। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे कार्य करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। ये कार्य निम्नलिखित हैं। गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की से आटा पीसा करते थे। ये काम उनके नौकर भी कर सकते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वे चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। वे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। बर्तनों को धोने का काम उनके नौकर भी कर सकते थे। वे रसोई घर में सब्जियों को धोने, छीलने, काटने का कार्य स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। प्यारे बच्चों, इन सभी कामों को उनके नौकर भी कर सकते थे, लेकिन उन कामों को वो स्वयं करना चाहते थे क्योंकि छोटे छोटे काम भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। पाठ में हमने देखा गांधी जी को एक बार लंदन में भोजन पर बुलाया जाता है। भोजन पर बुलाए जाने पर उन्होंने क्या किया, आपको ये घटना जरूर याद आ गई होगी। उसी के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। गांधी जी को जब लंदन बुलाया गया तो वहाँ के छात्रों ने उनके लिए मिलकर शाकाहारी भोजन तैयार करने की बात सोची। वे शाकाहारी भोजन तैयार कर रहे थे। उसी दौरान एक दुबला पतला व्यक्ति आता है और वो उनकी मदद करने लगता है। उनकी सब्जी काटता है, सब्जी साफ करता है, तस्तरी धोता है, छोटे मोटे काम में हाथ बटाता है। बाद में छात्रों को पता चला ये दुबला पतला व्यक्ति और कोई नहीं है, उनका मेहमान है जिनको उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया है। ये स्वयं गांधी जी हैं। गांधी जी ने उनका भोजन बनाने में हाथ बटाया और उन्होंने सोचा कि इन कामों में किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनको वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, उनको भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने उनकी मदद की और यही उनका बड़प्पन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। प्यारे बच्चों, कभी कभी हमें भी कोई भोजन पर बुलाता है और हम अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदारों के घर पे, अपने पड़ोसियों के घर पर भोजन के लिए जाते हैं और हमें लगता है कि हम तो मेहमान हैं और हमें आमंत्रित किया गया है तो हम किसी भी कार्य में भाग नहीं लेंगे। लेकिन हम भी गांधी जी की तरह वहाँ पर जाकर उनकी काम करने में मदद कर सकते हैं, खाना परोसने में मदद कर सकते हैं, सलाद काटने में मदद कर सकते हैं और इस तरह के काम करने में हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। मिलजुल कर काम करने से काम आसानी से हो जाता है और बड़े ही आनंद और खुशी के साथ हम अच्छा समय बिता सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया। पाठ में हमने देखा गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम है। गांधी जी बच्चों की देखभाल बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उनके बच्चे जब 2 महीने के हो गए थे तो उन्होंने दाई से काम नहीं करवाया, बल्कि अपने बच्चों की देखभाल खुद करते थे। श्रीमती पोलक का बच्चा रात को दूध पीने के लिए अपनी माँ को सारी रात परेशान करता था। इससे वे काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गांधी जी ने बच्चे की देखभाल करने का काम अपने हाथ में ले लिया।
दिन भर काम करने के बाद गांधी जी कई बार रात को बहुत देर से घर पहुंचते थे, लेकिन फिर भी घर पहुंचते ही श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। उसे पानी पिलाने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर भी रख लेते थे, ताकि बच्चे को रात को अगर प्यास लगे तो पानी पिला सके। बच्चे को 15 दिन तक उन्होंने अपने साथ बिस्तर पर सुलाया। अपनी माँ से 15 दिन तक अलग रहने के कारण श्रीमती पोलक के बच्चे ने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया, और इस तरह से गांधी जी ने श्रीमती पोलक की उनके बच्चे का दूध छुड़ाने में मदद की। अगला प्रश्न है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। पाठ पढ़ने के बाद आपको क्या लगा? गांधी जी कैसे काम करते थे और कैसे दूसरों से काम करवाते थे? आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरों से काम करवाने में सख्ती बरतते थे, पर वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे। वे किसी से पूछने पर उसे तुरंत काम बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई भी मना नहीं कर पाता था। वे काम करने वालों को कभी नौकर नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें भाई या बहन का दर्जा देते थे। इससे काम न करने की सोचने वाला भी काम करने को प्रेरित हो जाता था। साथ में गांधी जी आश्रम के सभी काम करते थे। सब्जी काटने का कार्य करते थे, झाड़ू भी लगाते थे, चक्की से आटा पीसते थे, कुएं से पानी खींचते थे। इस तरह से हर कार्य में गांधी जी मदद करते थे। साथ में वो रात में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, अपना पूरा कार्य खत्म करके ही सोते थे। किसी को परेशान नहीं करते थे। और उन्होंने कुछ नियम भी बनाए थे। हर व्यक्ति अपना खाना खाने के बाद अपने बर्तन स्वयं साफ करेगा, और साथ में रसोई घर के बर्तनों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे कि सभी लोग मिलजुल कर एक समूह में कार्य करेंगे। कुछ प्रश्न हमारे निबंध से आगे दिए गए हैं, आइए इनको भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? लिखो। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं पैदल चलना हमारे लिए कितना अच्छा होता है, और पाठ में भी हमने देखा दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी कितना पैदल यात्रा करते थे, और इतनी पैदल यात्रा करने के कारण वो थकते भी नहीं थे, उनके शरीर को आदत पड़ गई थी। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। गांधी जी ये बात जानते थे, इसलिए वह मीलों पैदल चला करते थे। पैदल चलना एक व्यायाम भी है। इससे पैर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पैरों में ताकत आती है, शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। पैदल चलने की आदत स्वस्थ रहने में मददगार होती है। हम सभी भी सुबह सुबह पैदल चल सकते हैं, सैर पे जा सकते हैं, और इस तरह की आदत से हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है और हम चुस्त और फुर्तीला महसूस करते हैं। आजकल हम इसको मॉर्निंग वॉक भी कहते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक कह सकते हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो, और ये भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। हमारे पास यहाँ पर एक टेबल दी गई है। टेबल को ही हिंदी में हम तालिका कहते हैं। एक तरफ हमारे कुछ काम दिए गए हैं, और इन कामों को कौन करता है? मैं यानी आप करते हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा दादी या कोई और सदस्य करता है तो उसके सामने आपको टिक लगाना है। घर का सामान लाना कौन लाता है? जो भी आपके घर में ये काम करता है उसके सामने आप टिक लगा सकते हैं। घर की सफाई का काम, बिस्तर रखना, खाना बनाना, कपड़े धोना। अब ये देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। कामों का बराबर बंटवारा हो सके, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सोचकर कक्षा में बताओ। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करता है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा काम हर परिवार के सदस्य में बांट सकते हैं। इस तरह की तालिका आप तैयार कर सकते हैं। जो जो काम है, काम की जगह आप अपनी मर्जी से अपने घर में किए जाने वाले कामों को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस्त्री करना, जूतों को पॉलिश करना, अतिथियों की सेवा करना, बाहर के कार्य, दूध लाना या कोई और भी कार्य जो आपके घर में किया जाता है, उसको भी आप काम वाले कॉलम में ऐड कर सकते हैं। और उस कार्य को आपके घर में कौन सा सदस्य करता है, उसके नाम के आगे आप टिक लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी पूरी तालिका तैयार कर सकते हैं। और फिर अंत में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और एक व्यक्ति सबसे कम काम कर रहा है। अब इनमें बराबर काम कैसे बांटा जाए, इसके बारे में आपको सोचना है। इस तालिका के हिसाब से मैं यानी बच्चा सबसे कम काम करता है और माँ सबसे ज़्यादा काम करती है। तो आप किस तरह से माँ के काम को बांट सकते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो माँ करती है लेकिन आप भी कर सकते हैं, तो माँ के कामों को आप कम करवा सकते हैं। हमारी तालिका के हिसाब से सबसे ज़्यादा काम माँ करती है और सबसे कम काम मैं, पिता, भाई और चाचा करते हैं। कामों के बराबर बंटवारे के लिए सबको बराबर कामों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इस तरह से हम सबकी मदद कर सकते हैं।
कुछ प्रश्न हमारे अनुमान और कल्पना से दिए गए हैं, आइए इनको भी देखते हैं। गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। आपने अनुमान लगाना है, अपनी कल्पना से इस प्रश्न का उत्तर देना है कि वो अपना काम दूसरों से क्यों नहीं करवाते थे, बल्कि दूसरों का काम वो खुद कर देते थे। गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन अपना काम खुद का दूसरों से करवाना पसंद नहीं करते थे। जब तक शरीर बिल्कुल लाचार नहीं हो जाता वे किसी की मदद लेना नहीं चाहते थे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि केवल महात्मा या बूढ़े होने की वजह से कोई उनकी सहायता करे। गांधी जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि कोई बूढ़ा और कमजोर समझकर उनके काम कर दे। वे चाहते थे कि जब तक उनका शरीर लाचार नहीं हो जाता, बेबस नहीं हो जाता, तब तक उनके शरीर में ऊर्जा है, शक्ति है, वो अपने काम खुद करते थे और ना ही किसी से अपना काम करवाते थे। वे किसी पर भार नहीं बनना चाहते थे। अपनी जरूरत के लिए दूसरों को परेशान करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दूसरा प्रश्न है, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। गांधी जी का मानना था कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। नौकर को भी हमें बराबरी का सम्मान देना चाहिए, उनको भी हमें परिवार के सदस्य की तरह मानना चाहिए। नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए, और गांधी जी अपने जीवन में ऐसा करते भी थे। इससे हमें कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे समाज में नौकरों को परिवार के सदस्य की तरह मानने की लोगों की मानसिकता नहीं रही है। नौकर भी मनुष्य होते हैं, उन्हें भी हमारी ही तरह प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। हमारा प्यार और सहानुभूति पाकर वे खुश हो जाते हैं और काम में अच्छी तरीके से मन लगाकर कार्य को करते हैं। जिस प्रकार हमें कोई सम्मान देता है, हमारे साथ कोई अच्छे से बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, वैसे ही हम नौकरों को अगर सम्मान देते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं, उनके काम को छोटा नहीं मानते हैं, तो उनको भी संतुष्टि मिलती है और वो भी खुशी खुशी अपना काम करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से लिखो। गांधी जी इतने व्यस्त रहते थे, इतने कार्य करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और लिखने का काम वो कैसे करते होंगे? कब समय निकालते होंगे? कब वो लिखने का कार्य करते होंगे? अपनी कल्पना और अनुमान से सोचिए और इसका उत्तर बताइए। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी रात के समय बैठकर लिखते होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। गांधी जी में काम करने की अद्भुत क्षमता थी, साथ में बड़े ही फुर्तीले थे। उनका पूरा दिन व्यस्त गुजरता था, खाली बैठना वे नहीं जानते थे। थकान उन्हें कभी नहीं होती थी। सुबह उठकर वे निश्चित तौर पर टहलने जाते होंगे, वहां से लौटकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रार्थना सभा में शामिल होते होंगे। उसके बाद वे चक्की से आटा पीसते होंगे, रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलने का काम करते होंगे। इस बीच वे साथियों से कार्य की छानबीन भी करते होंगे। फिर वे कुएं से पानी खींचते होंगे। इसके बाद आगंतुकों से मिलना और साथ में गेहूं बीनने का कार्य करते होंगे। दोपहर का खाना वे कभी कभी स्वयं ही सबको परोसते होंगे। शाम को राजनीतिक सम्मेलनों और सभाओं का कार्य देखते होंगे और रात में गांधी जी लिखने का कार्य करते होंगे। इस प्रकार उनकी व्यस्त दिनचर्या समाप्त होती होगी, ऐसा हमने अनुमान लगाया है। प्यारे बच्चों, आपका क्या विचार है? आपकी क्या कल्पना है? कल्पना करके इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उसके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। आपको बताना है कि गांधी जी आश्रम में रहते थे तो आश्रम किस तरह से अलग हो सकता है आपके घर और स्कूल के छात्रावास से। गांधी जी का आश्रम घर और स्कूल के छात्रावास से बिल्कुल ही अलग था। स्कूल के छात्रावास में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, ज्ञानार्जन करने के लिए जाते हैं। उन्हें अन्य किसी कार्य की फिक्र नहीं रहती। उनका पूरा कार्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर रहता है। घर में परिवार के कुछ सीमित सदस्य होते हैं और परिवार के सदस्य साथ मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु गांधी जी के आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी, देश तथा समाज के सेवक और उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते थे। आश्रम में ही उनका जीवन यापन होता था। आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक का काम वे आश्रम में खुद करते थे। साथ ही आश्रम में रहकर वे देश की राजनीतिक हलचल पर अपनी निगाह रखते थे और अनेक योजनाएं बनाते थे, अनेक तरह की यात्राएं करते थे, सरकार के खिलाफ अनेक आंदोलन चलाते थे और स्वतंत्रता आंदोलन की
योजना बनाकर उसकी दिशा तय करते थे। इसीलिए गांधी जी का आश्रम और घर और स्कूल के छात्रावास में बहुत अंतर है। घर और स्कूल के छात्रावास का अलग माहौल होता है। गांधी जी के आश्रम में जो उद्देश्य था वहाँ के रहने वाले लोगों का, वो अलग था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। ये प्रश्न आपके लिए है। आपको ऐसे कामों की सूची बनानी है, एक तालिका बनानी है जो आप काम खुद कर सकते हैं। घर के ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप स्वयं से बिना किसी की मदद से कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। जैसे कि अपना बिस्तर ठीक कर सकते हैं, अपने कमरे में झाड़ू लगा सकते हैं, चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपनी प्लेट खुद धो सकते हैं, अपने मोजे साफ कर सकते हैं, जूतों को पॉलिश कर सकते हैं और अपनी माँ या छोटे भाई बहन के कामों में उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है तो उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। इस तरह से अनेक ऐसे कार्य होते हैं जिनको बड़ी आसानी से आप घर पर कर सकते हैं और आपके छोटे छोटे कार्य करने से आपके घर के सदस्यों को, विशेष रूप से आपकी माँ को बड़ी मदद मिल जाती है। तो इसी प्रकार से हमें छोटे छोटे कार्य खुश होकर करने चाहिए। आइए आगे देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात से आपसे कुछ प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द में ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं और आगे लगने के बाद एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं और लगने के बाद एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ऐसे ही पिस के साथ हमने आई लगाया तो हमारा नया शब्द बन गया पिसाई। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। मूल रूप के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं। बताओ ये किन क्रियाओं से बनी है। यानी हमें यहाँ पर क्रिया की पहचान करनी है, प्रत्यय को हमें हटा देना है। यहाँ एक तरफ संज्ञा शब्द है, क्रिया हमने उसमें से अलग कर ली है और एक तरफ हमने प्रत्यय अलग किए हैं। बुआई हमारा पूरा शब्द संज्ञा है, क्रिया हमारी बोना है और प्रत्यय हमने इसमें जोड़ा है ई। बोना जमा ई यानी बुआई। सिंचाई हमारी संज्ञा है, क्रिया हमारा है सींच। ई प्रत्यय लगाने से सिंचाई। कताई में कात, ई प्रत्यय लगाने से कताई। इसका रूप ही बदल जाता है। कात जो है, कात में जब हम ई लगाएंगे तो काती नहीं होगा, कताई बन जाएगा। कटाई काट जमा ई। रोपाई रोप जमा ई। रंगाई रंग जमा ई। प्यारे बच्चों, क्रिया में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो पूरा ही शब्द बदल जाता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 का ख भाग है। हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। पिछले पृष्ठ पर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों के संबंध किन किन कामों से हैं। जो शब्द आपने पढ़े हैं उनको आपने देखना है और किस प्रकार के काम से वो संबंध रखते हैं। पिछले प्रश्न में हमने देखा था रोपाई, सिंचाई, कटाई कृषि क्षेत्र से संबंधित है। कृषि के काम में हम रोपाई करते हैं, सिंचाई का काम करते हैं और कटाई का काम करते हैं। कताई, सिलाई, रंगाई ये वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में काम आए जाने वाले शब्द हैं। जब हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं तो उनकी कताई करते हैं, सिलाई करते हैं और रंगाई का कार्य करते हैं। इसलिए रोपाई, सिंचाई, कटाई कृषि के क्षेत्र के काम है। कताई, सिलाई, रंगाई वस्त्र निर्माण क्षेत्र के काम है। दूसरा प्रश्न है क भाग। तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो। इन शब्दों को कुछ वाक्य में समझाओ। तुरपाई करना, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो कुछ वाक्य बनाइए ताकि हमें समझ में आ जाए कि इनका अर्थ क्या होता है। अगर ये शब्द आपके लिए नए हैं तो आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। किसी दर्जी से भी बातचीत कर सकते हैं कि तुरपाई क्या होती है, बखिया क्या होता है, कच्ची सिलाई किसे कहते हैं और चोर सिलाई किसे कहते हैं। तुरपाई हाथ से सिलाई करने को तुरपाई कहते हैं। बखिया मशीन से जो सिलाई की जाती है उसे बखिया कहते हैं। कच्ची सिलाई वह सिलाई जो पक्की सिलाई करने के बाद हटा दी जाती है, पहले कच्चे तौर पे की जाती है, उसे कच्ची सिलाई कहते हैं। चोर सिलाई जो बाहर से दिखाई न दे उसे हम चोर सिलाई कहते हैं। जैसे चोर चोरी करने के लिए छुप छुप कर आता है तो ऐसी ही सिलाई छुपा कर की जाती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। ऐसी सिलाई के लिए हमने नाम रखा है चोर सिलाई।
दूसरे प्रश्न का ख भाग है, नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, तो कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, आपने पहचान करनी है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जैसे कि कालिक, भराई, चक्की, रोशनी, सेवा, पतीला। कालिक ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, जेल ये भी स्त्रीलिंग है, भराई स्त्रीलिंग है, सेवा स्त्रीलिंग है, चक्की स्त्रीलिंग है, पतीला स्त्रीलिंग है, रोशनी स्त्रीलिंग है। और कैसे हमने इनकी पहचान की? क्योंकि जो शब्द आकारांत होते हैं और इकारांत होते हैं उनको हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। इन सभी शब्दों के अंत में हमारा या तो ई आता है या फिर आ आता है। कालिक और जेल यहाँ पर हमारे आकारांत या इकारांत नहीं है, लेकिन फिर भी ये शब्द स्त्रीलिंग है। शब्द के जिस रूप से हमें जान पाते हैं कि वह स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। स्त्री जाति के लिए स्त्रीलिंग, पुरुष जाति के लिए पुल्लिंग। अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बाद आइए आबिद की चुटकी पढ़ते हैं। पापा, टेलीफोन के ये तार इतने ऊंचे क्यों लगाए जाते हैं? इतना भी नहीं जानते? दो लोग फोन पर बतिया रहे हों तब कोई और ना सुन ले, इसीलिए इन तारों को इतना ऊपर लगाते हैं ताकि कोई सुन ना पाए। तो ये हमारी आदिब की चुटकी थी। प्यारे बच्चों, अंत में आपको एक मज़ेदार प्रश्न दिया जा रहा है। चित्रों की सहायता से पाठ में आए प्रसंगों के वाक्य लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र हैं और कुछ शब्द हैं। आपने इन चित्रों को भी शब्दों में परिवर्तित करके पूरा वाक्य बनाना है और ये बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है। आइए कैसे करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले गांधी जी का चित्र आप देख रहे हैं। तो गांधी जी, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और से और फिर गेहूं साफ करवा रहे हैं। तो पाठ को याद कीजिए। पाठ में गांधी जी ने किससे गेहूं साफ करवाए थे? छात्रों से। आइए देखते हैं कैसे हमारा वाक्य बनेगा। गांधी जी, छात्रों की जगह आप लड़कों लिख सकते हैं। गांधी जी लड़कों से गेहूं साफ करवा रहे हैं। अगले जो वाक्य हैं वो आपको खुद से बनाने हैं। चलिए देखते हैं। गांधी जी, और यहाँ पर कुछ पौधे दिए गए हैं, लगाते थे। गांधी जी पौधे लगाते थे। ऐसे ही अगला वाक्य है, इसे आप खुद करके देख सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ और वाक्य दिए गए हैं जहाँ पर कुछ चित्र हैं और कुछ शब्द हैं। चित्रों की जगह आपने शब्द लिखना है और पूरा वाक्य बनाना है। ध्यान रहे वाक्य हमारा पाठ के हिसाब से ही होना चाहिए। जैसे कि अंतिम चित्र को आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी दिया गया है। गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने पास सुलाते थे। इस तरह से इस मज़ेदार से प्रश्न को आप हल कीजिए और आनंद लीजिए। प्यारे बच्चों, पाठ को आप समझ चुके हैं। अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी आप समझ गए होंगे। आइए अब बारी है आपसे सवाल पूछने की। सबसे पहला आपसे सवाल है, नौकर पाठ के लेखक कौन है? आपको याद हो गया होगा अभी तक। ख भाग में गांधी जी पैदल क्यों चलते थे? पैसा बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उनको डॉक्टर ने सलाह दी थी। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प आपने चुनना है और मैसेज करके बताना है। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम किस राज्य में है? बिहार, बंगाल, गुजरात या ओडिशा? गांधी जी सवेरे की प्रार्थना के बाद कौन सा कार्य करते थे? सब्जियों को लाने का, सब्जियों को छीलने का, सब्जियां काटने का या सब्जियां पकाने का? आपको सही उत्तर का चुनाव करना है और मैसेज करके बताना है। और आपसे अंतिम प्रश्न है, गांधी जी के साथ दक्षिणी अफ्रीका में कौन ठहरा था? रामकृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस? सही विकल्प का चुनाव करना है और मैसेज करके आपको उत्तर बताना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से जानते हैं और इनका उत्तर आप मुझे ज़रूर बताएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ, सभी को समान समझिए। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम उसको छोटा या बड़ा अपनी सोच से बनाते हैं। तो नौकर भी और मालिक भी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।